दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसे आदमी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर टैलेंट इतना था कि लोग उसे जादूगर कहते थे। आप लोगों ने जेल से भागने की तो कई सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मैं दावा कर सकता हूँ इस कहानी को सुनने के बाद आप हैरान हो जाओगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये बात है 1936 की, जब जापान के एक शहर आमोरी से जापान पुलिस एक 29 साल के आदमी को गिरफ्तार करती है। उस आदमी को लूटपाट और मर्डर की केस में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसे जबरदस्ती कोर्ट लेके जाती है और कोर्ट में उस आदमी ने लूटपाट का तो इल्जाम कबूल कर लिया था, लेकिन उसने कहा कि मैंने मर्डर नहीं किया है। फिर भी जापान कोर्ट उसकी बात नहीं सुनती और उसे आमोरी के ही एक जेल में कैद कर देती है। जेल में कैद होने के बाद उस आदमी को पता चलता है कि जापान कोर्ट ने उसके ऊपर उम्र कैद की सजा लगाई है और जिस इंसान की अभी तक हम बात कर रहे हैं उसका नाम है योशिए शिरातोरी। 31 जुलाई 1907 जापान के आमोरी शहर में योशिए शिरातोरी का जन्म होता है। शिरातोरी के बचपन में ही उसके पिताजी गुजर जाते हैं, इसीलिए केवल 12-13 साल की उम्र से शिरातोरी काम पर लग जाता है। सबसे पहले तो वो तोहफों की शॉप में तोहफे बेचने का काम करता है, लेकिन वहां से उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, इसीलिए वो क्रैप्स यानी केकड़े बेचने के काम में लग जाता है। लेकिन उसे जल्द से जल्द अमीर बनना था, इसीलिए अमीर बनने के इस लालच ने उसे क्राइम की दुनिया में ढकेल दिया था। अब शिरातोरी छोटी मोटी लूटपाट या चोरी चकारी करने लगा था। कुछ सालों के बाद उसने एक लड़की से शादी भी कर ली और उसकी एक बेटी भी होती है। लेकिन 1936 में जापान पुलिस एक मर्डर के केस में किसी इंसान को ढूंढ रही थी और इत्तेफाक से वहीं पे उन्हें चोरी या लूटपाट करता हुआ शिरातोरी मिल गया। तभी जापान पुलिस ने शिरातोरी पे झूठा केस बनाया और उसे आमोरी जेल में कैद कर लिया। लेकिन एक दिन जब गार्ड्स शिरातोरी के सेल के पास से गुजर रहे थे, तब उन्होंने नोटिस किया कि शिरातोरी अभी तक सो रहा है। ये देखकर गार्ड्स को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हर जेल के कुछ नियम होते हैं। जेल में आपको समय पे उठना होता है, समय पे काम करना होता है और समय पे ही सो जाना होता है। और जब शिरातोरी अपने सही समय पर नहीं सो के उठा, तब गार्ड्स उसे उठाने का फैसला करते हैं। लेकिन जब गार्ड्स ने शिरातोरी का चादर हटाया, तब उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई शिरातोरी नहीं है। शिरातोरी ने बड़े ही चालाकी से अपने बेड पर तकिया लगाया था और ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान वहाँ पे सोया है, जबकि शिरातोरी वहाँ से गायब हो चुका था। लेकिन शिरातोरी के इस जेल से भागने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। दरअसल जब से शिरातोरी इस जेल में आया था, इस जेल के गार्ड्स उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे। वो उसे काफी मारा करते थे, उसे दिन भर गालियां दिया करते थे और उसे बहुत ही ज्यादा परेशान किया करते थे। और दूसरी तरफ जापान पुलिस ने भी शिरातोरी को झूठे केस में फंसाकर उसे उम्र कैद की सजा सुना दी थी। इसीलिए शिरातोरी जिस दिन इस जेल में घुसा, उसी दिन से उसने यहाँ से भागने का प्लान बना लिया था। सबसे पहले तो शिरातोरी ने नोटिस किया कि गार्ड्स की जो पेट्रोलिंग होती है उसके बीच में 15 मिनट का गैप है, यानी जब एक गार्ड वहाँ से गुजरता था उसके बाद 15 मिनट के बाद दूसरा गार्ड वहाँ पे आता था। मतलब शिरातोरी के पास पूरे 15 मिनट थे अपने जेल का दरवाजा खोल के वहाँ से भागने के लिए। लेकिन इसमें एक और दिक्कत थी, और दिक्कत यह थी कि शिरातोरी के सेल के बाद वहाँ पे और 6 दरवाजे थे जिसका ताला उसे तोड़ना था और उसके बाद वहाँ से भागना था। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि शिरातोरी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड इंसान था, इसीलिए सबसे पहले उसने अपने पहले टैलेंट का इस्तेमाल किया। और वो टैलेंट ये था कि वो किसी भी छोटे से लोहे के टुकड़े से चाबी बना लिया करता था और वो दुनिया का कोई भी ताला आसानी से खोल लिया करता था। इसीलिए जो उसे नहाने की बाल्टी मिली थी उसका वो तार किसी तरीके से चोरी कर लेता है। और चोरी करने के बाद जिस दिन उसे जेल से भागना था, उस दिन वो सुबह 5:30 बजे सो के उठता है। और जैसे ही उसे 15 मिनट का समय मिलता है गार्ड्स की पेट्रोलिंग के दौरान, तभी वो सबसे पहले अपना दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलने से पहले उसने अपने बेड पे ऐसे तकिया लगाया और चादर लगाया था कि उसे देख के ऐसा लगे कि कोई इंसान सोया है। और उसी 15 मिनट के समय में ना कि सिर्फ वो बाकी 6 दरवाजे खोलता है, बल्कि वो उन्हें बंद भी कर देता है ताकि गार्ड्स को शिरातोरी के ऊपर शक ना। और वो बड़े ही आसानी से आमोरी जेल से भाग जाता है। ये शिरातोरी की जिंदगी का पहला जेल ब्रेक था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसे अपनी लाइफ में कई सारे जेल ब्रेक करने हैं, क्योंकि ये आज़ादी भी उसके लिए बहुत समय की नहीं थी। दरअसल जेल ब्रेक करने के बाद शिरातोरी आमोरी शहर में ही रहता है और ना तो उसके पास खाना था और ना ही उसके पास पैसे थे। तो वो एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते आमोरी के ही एक अस्पताल में घुस जाता है। वहाँ वो चोरी करने की फिराक में ही था, तभी लोग उसे पकड़ लेते हैं
और फिर से उसे जापान पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवा देते हैं। अब जापान पुलिस एक बार फिर शिरातोरी को आमोरी जेल में लाकर डाल देती है और अब शिरातोरी के ऊपर कत्ल, लूटपाट और जेल ब्रेक के भी चार्जेस लग जाते हैं। अब कुछ साल तो शिरातोरी आमोरी जेल में बिताता है, लेकिन देखते ही देखते साल आ जाता है 1939 का और ये वक्त था वर्ल्ड वॉर 2 का। जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस देश से लड़ रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आमोरी जेल से कुछ सिक्योरिटी रीजन के कारण शिरातोरी को अकीता जेल में डाल दिया जाता है। अब अकीता जेल के ऑफिसर्स को पहले से ही पता था कि शिरातोरी एक बार जेल ब्रेक कर चुका है, इसीलिए वो शिरातोरी के लिए स्पेशल सेल्स बनवाते हैं। वो उसके सेल का साइज बहुत ही छोटा बनवाते हैं। साथ ही साथ उसकी जो दीवारें थी वो कॉपर की बनवाते हैं, यानी तांबे की, ताकि कोई आदमी वहां चढ़ ना सके। उस सेल का जो दरवाजा था वो उसे बहुत ही सॉलिड बनाते हैं और साथ ही साथ उस पूरे सेल में सिर्फ एक विंडो यानी कि खिड़की रखते हैं और वो भी वो विंडो उस सेल की सीलिंग पे बनवाते हैं ताकि वहां तक कोई पहुंच ही ना पाए और सिर्फ थोड़ी बहुत हवा आ सके। अब दुख की बात तो ये है कि यहाँ शिरातोरी के साथ और ज्यादा बुरा बर्ताव किया जाने लगा। अकीता जेल के गार्ड्स शिरातोरी को दिन भर मारते पीटते और गालियां देते और साथ ही साथ शिरातोरी को 24 घंटे हथकड़ी पहने रहने का ऑर्डर था। वो दिन भर उन्हीं हथकड़ियों को पहने रहता और उन्हीं हथकड़ियों को पहन के वो सोया भी करता। अकीता जेल के गार्ड्स शिरातोरी को जमीन पर ही सोने को कहते। वहाँ का मौसम बहुत ही ज्यादा ठंडा था, फिर भी शिरातोरी को कोई कपड़ा नहीं दिया जाता। अब जहाँ एक तरफ अकीता जेल के सभी गार्ड्स इतने बुरे थे, वहीं उन गार्ड्स का जो हेड गार्ड था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान था। वो कभी कभी शिरातोरी को गर्म कपड़े दे दिया करता या कभी कभी बाकी गार्ड्स को उसे मारने पीटने से मना किया करता। लेकिन तब तक शिरातोरी का पानी सर से ऊपर जा चुका था और वो अकीता जेल से भागने का प्लान बना चुका था। अब तारीख आ जाती है 15 जून 1942 की। पेट्रोलिंग करते समय जब एक गार्ड शिरातोरी के सेल के दरवाजे से झांकता है, तब उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दरअसल वो देखता है कि शिरातोरी का पूरा सेल खाली है और जमीन पे सिर्फ हथकड़ियां पड़ी हुई हैं और छत पे जो खिड़की लगी हुई थी वो वहां से गायब हो चुकी है और साथ ही साथ शिरातोरी भी अपने सेल से गायब हो चुका है। लेकिन शिरातोरी कॉपर के बने हुए वॉल पे चढ़ा कैसे और इतनी मजबूत लोहे की खिड़कियों को हटाया कैसे? यहीं पे अकीता जेल के ऑफिसर्स को और हम लोगों को शिरातोरी के दूसरे टैलेंट के बारे में पता चलता है, जो कि है किसी भी चिकनी से चिकनी दीवार पर छिपकली की तरह चलने लग जाना। दरअसल अपने सेल की दीवार पर चलने की प्रैक्टिस शिरातोरी कई महीनों से कर रहा था। जैसे ही रात होती और गार्ड्स को लगता शिरातोरी सो चुका है और वो उस पर ध्यान देना थोड़ा कम करते, वो उन दीवारों पर चलने की प्रैक्टिस करने लगता और चलते चलते वो ऊपर छत तक पहुंच जाता। छत पे पहुंचने के बाद वो लोहे की बनी उन खिड़कियों को किसी तरह हिला डुलाकर वहां से उखाड़ने का कोशिश करता। अब वो खिड़की तो लोहे की थी, लेकिन जो खिड़की का फ्रेम था वो लकड़ी का था। तो रोज जब शिरातोरी उस दीवार पर चढ़ता और उस खिड़की को तोड़ने की कोशिश करता, तो एक दिन फाइनली वो लकड़ी का फ्रेम टूट जाता है। लेकिन शिरातोरी इतना चालाक था कि उसने वो दिन वहां से भागने के लिए नहीं चुना। दरअसल एक दिन अकीता में बहुत ही जोरदार बारिश हो रही थी और रात में पूरे अकीता शहर में बिजली भी नहीं थी। तो शिरातोरी दिमाग लगाता है, दीवार पे चढ़ता है, खिड़की को हटाता है और उस जेल की छत के रास्ते से भाग जाता है। अब पूरे शहर में बहुत ही जोर से बारिश हो रही थी, तो गार्ड्स को शिरातोरी के पैरों की भी आवाज नहीं आती। अब रात भर तो पुलिस ऑफिसर्स को पता नहीं चलता कि शिरातोरी भाग चुका है, लेकिन सुबह जब वो लोग देखते हैं कि शिरातोरी के सेल का दरवाजा खाली है, तो उस जेल के जो हेड ऑफिसर थे और शिरातोरी की नजर में भी जो इकलौता अच्छा पुलिस वाला था, उनका नाम था कोबायाशी। वो अपने चारों घोड़े खोल देते हैं और शिरातोरी को पकड़ने के लिए पूरे अकीता शहर में कई सारे पुलिस ऑफिसर्स लगा देते हैं। लेकिन पुलिस ऑफिसर्स के हाथ खाली के खाली रह जाते हैं और शिरातोरी किसी के हाथ नहीं लगता। अब इस जेल एस्केप के 3 महीने के बाद 18 सितंबर 1942 को इस जेल के हेड ऑफिसर कोबायाशी के दरवाजे पे एक इंसान दस्तक देता है। ये समय रात का था और कोबायाशी जब अपने दरवाजे के पास पहुंचते हैं और दरवाजा खोलते हैं, तब उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि शिरातोरी ही था। शिरातोरी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब रहती है और एक अच्छा पुलिस वाला होने के नाते कोबायाशी शिरातोरी को अपने घर में बुलाते हैं, उसे खाना पीना देते हैं और उसे आराम करने के लिए कहते हैं। तभी शिरातोरी कोबायाशी को अपनी पूरी कहानी सुनाता है और जेल से भागने का कारण भी बताता है।
शिरातोरी कोबायाशी को कहता है कि जेल से भागने का सबसे बड़ा कारण उस जेल के गार्ड्स थे। जिस तरीके से शिरातोरी के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, उसे मारा पीटा जाता था और खुद जापान पुलिस ने उस पे झूठा केस लगा के उसे जेल में डाला था, इन सब से तंग आकर ही शिरातोरी ने जेल एस्केप करने का फैसला किया था। लेकिन जब शिरातोरी खाना पीना खाने के बाद कोबायाशी का वॉशरूम यूज करने जाते हैं, तभी कोबायाशी बड़े ही चालाकी से जापान पुलिस को फोन कर देते हैं और कुछ ही मिनटों में जापान पुलिस कोबायाशी के घर आ जाती है और शिरातोरी को गिरफ्तार कर लेती है। उस वक्त शिरातोरी को बहुत बुरा लगता है और वो ये मान लेता है कि इस पूरी दुनिया में कोई भी पुलिस वाला ईमानदार या अच्छा इंसान नहीं। अब फिर एक बार जापान पुलिस शिरातोरी को कोर्ट में लेके जाती है और कोर्ट इस बार शिरातोरी के ऊपर डबल उम्र कैद का केस लगा देती है। शिरातोरी कोर्ट के सभी फैसले को मान जाता है, लेकिन वो कोर्ट से एक रिक्वेस्ट करता है कि उसे जस्टिस डिपार्टमेंट के अंडर सरेंडर किया जाए और साथ ही साथ शिरातोरी को टोक्यो के जेल में रखा जाए, क्योंकि टोक्यो का मौसम थोड़ा बहुत गर्म था और वहाँ के गार्ड्स भी यहाँ के गार्ड से थोड़े बहुत सही थे। ये सब शिरातोरी ने बाकी कैदियों से सुना, लेकिन जापान कोर्ट शिरातोरी की कोई बात नहीं सुनती और उसे जापान के सबसे खतरनाक में से एक आबाशिरी जेल में डाल देती है। इस जेल की सबसे खास बात ये थी कि आज तक यहाँ से कोई भी कैदी भाग नहीं पाया था। दरअसल इस जेल में जापान के सबसे खतरनाक और खूंखार कैदियों को रखा जाता था, इसीलिए कोई भी कैदी यहाँ से भागने की कोशिश करता तो उसे डायरेक्ट गोली मारने का ऑर्डर था। और अगर कोई कैदी गार्ड्स की नजर से बच के इस जेल से भाग भी जाता तो ये जेल चारों तरफ से पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ था और ये पहाड़ियां भी कोई आम पहाड़ नहीं बल्कि बर्फ से ढके हुए पहाड़ थे। यहाँ का मौसम इतना ज्यादा सर्द था कि अगर कोई कैदी यहाँ भाग भी जाए तो भी वो सर्द के कारण मर जाता था। इन बर्फीली पहाड़ियों में कई सारे खूंखार जानवर भी थे और ये जगह इतनी ठंडी थी कि गर्मियों के महीने में भी ये जगह का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से कम रहता था। इसीलिए इस जेल से भाग पाना लगभग नामुमकिन था। इसीलिए इस जेल को जापान का एल्केट्रेस जेल भी कहा जाता है। एल्केट्रेस जेल की कहानी मैं आप लोगों को ऑलरेडी सुना चुका हूँ। अब इस जेल में शिरातोरी को कैद कर लिया जाता है और उसके लिए एक स्पेशल सेल बनाई जाती है। वो सेल बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाई जाती है। वो सेल को काफी ज्यादा छोटा बनाया जाता है ताकि वहाँ सिर्फ एक आदमी सो सके। साथ ही साथ उस सेल में कोई विंडो नहीं रखी जाती। अब इस जेल में भी गार्ड्स शिरातोरी का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाया करते। वो उसे कहते कि अगर तुझ में दम है तो इस जेल को तोड़ के भाग के बता। वो उसे बहुत ही ज्यादा मारा पीटा करते और उसे बहुत ही ज्यादा परेशान किया करते। इसीलिए एक दिन जब उस जेल के गार्ड्स शिरातोरी को मार रहे थे तब शिरातोरी को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपनी हथकड़ियों को उनके सामने ही तोड़ देता है और उनसे चैलेंज करता है कि एक दिन मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। अब जब शिरातोरी ने अपने हाथों की हथकड़ियां ऐसे ही तोड़ दी तब उन गार्ड्स की हवा खराब हो जाती है और यहाँ उन गार्ड्स को और हमें शिरातोरी का तीसरा टैलेंट यानी कि उसकी ताकत पता चलती है। दरअसल शिरातोरी के अंदर इतनी ताकत थी कि वो लोहे के टुकड़ों को भी मोड़ सकता था। पता नहीं उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ जाती थी। इसीलिए उस जेल के गार्ड्स ने शिरातोरी के लिए स्पेशल हथकड़ियां भी बनवाई थी। ये हथकड़ियों का वजन करीब 20 किलो था और उसे कोई भी इंसान तोड़ नहीं सकता था। साथ ही साथ ये हथकड़ियां शिरातोरी को पूरे 24 घंटे पहनाए जाने लगी। वो उसे खाना भी इन हथकड़ियों को पहने हुए ही खाता था। अब हथकड़ियों की वजह से वो अपना खाना अपने हाथ से तो उठा के नहीं खा पाता बल्कि जानवरों की तरह अपने खाने को वो खाया करता। सोने में भी इस हथकड़ियों की वजह से शिरातोरी को बहुत प्रॉब्लम होती थी और इस हथकड़ियों को हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार खोला जाता। इन हथकड़ियों को खोलने के लिए भी जेल के बाहर से 2 कारीगर बुलाए जाते और वो उन कारीगरों को भी करीब 2 घंटा लगता इन हथकड़ियों को खोलने के लिए। और ये हथकड़ियों को भी सिर्फ इसलिए खोला जाता ताकि शिरातोरी नहा धो सके और अपने आप को साफ रख सके। अब शिरातोरी इसी तरह अपनी जिंदगी को घुट घुट के काट रहा था और 1 साल बीत जाता है और तारीख आ जाती है 26 अगस्त 1944। ये वक्त भी वर्ल्ड वॉर 2 का था और जापान देश में वॉर टाइम ब्लैकआउट चल रहा था। वॉर टाइम ब्लैकआउट का मतलब है लोग पूरे शहर को अंधेरा कर देते हैं। वो रात को कोई लाइट नहीं जलाते और अपनी खिड़कियों में कपड़े लगा लेते हैं। यह इसलिए किया जाता ताकि दुश्मन देश का फाइटर प्लेन जब जापान के ऊपर से गुजरे तो वो अपना टारगेट मिस कर दे। अब शिरातोरी ने इस जेल से भागने के लिए इसी दिन को चुना था
ताकि ब्लैकआउट की वजह से पूरे शहर में अंधेरा हो और शिरातोरी यहाँ से भाग सके। लेकिन वो इतनी मजबूत हथकड़ियों के साथ इस जेल से कैसे भागा, ये जानने के लिए हमें इस कहानी में 6 महीने पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल शिरातोरी भी इन हथकड़ियों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था और शिरातोरी को खाने के साथ एक मीशो सूप मिला करता था। तो शिरातोरी क्या करता कि उस मीशो सूप का थोड़ा सा हिस्सा वो बचा लेता और अपने दरवाजे के बाउल में रख दिया करता, या तो अपने मुंह में ही रख लिया करता, और वो उस मीशो सूप को थोड़ा थोड़ा करके अपने हथकड़ियों पे गिराया करता। अब उस सूप में नमक मिला हुआ था और हथकड़ियां थी लोहे की, तो क्या होता ना कि धीरे धीरे उस हथकड़ियों पे जंग लगने लग गया, क्योंकि जब नमक और लोहा मिलता है तो वहां जंग पैदा हो जाती है। तो 1-2 दिन में तो नहीं बल्कि महीनों ऐसा करने पे उन हथकड़ियों में जंग लगने लगी। साथ ही साथ उस मीशो सूप को अपने दरवाजे के नट बोल्ट में भी डाला करता ताकि उनमें भी जंग लग जाए और दरवाजे को तोड़ना भी काफी आसान हो जाए। अब ऐसा करते करते शिरातोरी को काफी महीने बीत जाते हैं और जिस दिन वॉर टाइम ब्लैकआउट होता है उसी दिन वो यहाँ से भागने का तय कर लेता है। सबसे पहले वो अपने हथकड़ियों को पूरी जान लगाकर तोड़ देता है और साथ ही साथ दरवाजों में जो नट बोल्ट पे जंग लगा हुआ था वो उन्हें भी पूरी ताकत के साथ खोल देता है। और अब उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी और चुनौती ये थी कि दरवाजे के बाहर ही एक छोटी सी जगह थी जहाँ से घुस के शिरातोरी को निकलना था, लेकिन वो जगह बहुत ही छोटी थी। तभी उसने अपना चौथा टैलेंट दिखाया और वो टैलेंट ये था कि वो अपने हड्डियों के जॉइंट्स को डिसलोकेट कर लेता था और अपने शरीर को किसी भी आकार में ढाल लेता था। और उसने अपने सभी कपड़े उतार दिए। कपड़े उतारने के बाद वो उस छेद में से निकल जाता है और इस जेल से भी फरार हो जाता है। अब वॉर टाइम ब्लैकआउट होने के कारण पुलिस शिरातोरी की उस रात खोजबीन नहीं करती, लेकिन सुबह होते ही पुलिस चारों तरफ उसे ढूंढने लग जाती है। पुलिस पागलों की तरह उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लग जाती है, लेकिन जब शिरातोरी नहीं मिलता तब पुलिस वाले थोड़ा खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता था कि इस बर्फीले पहाड़ों में शिरातोरी ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाएगा और या तो वो सर्द के कारण मर जाएगा या तो कोई जंगली जानवर उसे अपना शिकार बना लेगा। अब कुछ सालों तक तो शिरातोरी किसी को नहीं मिलता है और साथ ही साथ तारीख आ जाती है अगस्त 1945 की। इस वक्त अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटॉम बम गिरा दिया था और अब जापान ने भी अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया था। लेकिन क्या शिरातोरी इस एस्केप के बाद भी जिंदा बचा? और अगर वो जिंदा बचा तो इस वक्त वो कहाँ है? और वो जहाँ भी है क्या वो फिर से पुलिस के हाथों पकड़ा गया? और इसके आगे क्या हुआ? दरअसल इसके आगे शिरातोरी के ऊपर कई सारी पिक्चरें बनती है, उसके ऊपर कई सारी मैगजीन लिखी जाती है और यहाँ तक कि जापान में शिरातोरी के ऊपर एक म्यूजियम भी बनाया जाता है। लेकिन ये पूरी कहानी सुनने के लिए आप लोगों को अगले पार्ट का इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया है तो मुझे आपसे विदा लेना पड़ेगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से इस वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही जल्द इस वीडियो का सेकंड पार्ट आ जाएगा और हम जानेंगे शिरातोरी की पूरी कहानी के बारे में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।